तो स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है कुमार। अभी तक मैं 300 क्वेश्चन करा चुका हूँ पॉलिटी के। अब इस क्लास के अंदर मैं इस टॉपिक को पूरा खत्म करा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 301 है। इसको पढ़ते हैं। चलो, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेखित है? क्या चुनाव आयोग के बारे में है, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के बारे में है, लोकपाल के बारे में है? तो लेखपाल लोकपाल के बारे में नहीं है, यह है महान्यायवादी के बारे में है इसके। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 280 सब क्लोज 1 के तहत उपबंध है कि वित्तीय आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य से मिलकर बनेगा। क्या? वित्तीय आयोग। कौन इसको नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ठीक है, वहीं अगली एक्सप्लेनेशन में यह है कि भारत के संविधान भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक 29 तक का का तक निर्वाचित निर्वाचित से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यानी चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो आपका 324 से 329 ए तक जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 302, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, ये ग्रेड ए सर्विसेज है। भारत के जो महान्यायवादी हैं उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलो पढ़ते हैं। पहला, महाधिवक्ता के पद का कार्यकाल कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। तो भाई ये तो है, ये तो सही है बोला इसने। फिर महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जैसा कि राज्यपाल तय कर सकते हैं। देखो, जो यानी कि सैलरी है जो महाधिवक्ता की, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, उसकी जो सैलरी है वो आपका राज्यपाल डिसाइड करता है। कोई संविधान में नहीं लिखा कि कितनी सैलरी है, तो ये भी सही है। इसके बाद, वह भारत के अटॉर्नी जनरल के अनुरूप राज्य को सर्वोच्च कानून अधिकारी है। हाँ, ये भी सही है कि अगर मैं बोलूं स्टेट का यानी देश का सबसे पहला कानूनी अधिकारी कौन है, तो आप बोलोगे भैया महान्यायवादी। मैं बोलूं अगर राज्यों का कानूनी अधिकारी कौन है, तो आप बोलोगे अटॉर्नी जनरल ऑफ ऑफ इंडिया, यानी कि महाधिवक्ता है। बट इसमें जो ये पॉइंट नंबर बी है, ये उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये गलत है। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता का पद है। वहीं महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने का अहिर्यता। अब देखो एक शब्द आया अहिर्यता। अहिर्यता का मतलब होता है कि भाई आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो महाधिवक्ता के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कि भाई वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की क्वालिफिकेशन रखता हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है? तो देखो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन है आपका महान्यायवादी? कौन है महान्यायवादी? ठीक है, किस आर्टिकल में आता है? 76 के अंदर आता है। ठीक है, वहीं राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। महाधिवक्ता महान्यायवादी के बाद सरकार के दूसरे सर्वोच्च संस्थान वाले कानून अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखो, मैंने बता दिया कि लॉ ऑफिसर जो होता है वो आपका महान्यायवादी होता है, आर्टिकल नंबर 76 में जाता है। वहीं अब देखो, ये मैंने स्पेशल लिखे हैं इसके अंदर कि मैं बोलूं भैया भारत का पहला महान्यायवादी कौन थे, तो फर्स्ट जो महान्यायवादी थे वो MC सेतलवाड़ थे। कौन? सेतलवाड़ थे। मैं बोलूं वर्तमान में कौन है 2025 में, देखो मैं बोल रहा हूँ ये जो चीज, ये जो वीडियो है, ये जो करंट वाला फैक्ट है, ये आपका क्या जुलाई 2025 तक वैलिड है। उसके बाद अगर ये चेंज हो जाता है तो मैं कह नहीं सकता। बट वर्तमान में 16वें नंबर के हैं R वेंकट रमणी है आपके। ठीक है, महान्यायवादी वर्तमान में। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। और योग्यता को देखो हिंदी में कौन सा शब्द यूज किया गया है? अहर्यता यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 306, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखो, राज्य के जिसकी देश के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करेगा। उसी तरीके से राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेंगे? वो राज्यपाल करेंगे। कौन? और आर्टिकल कौन से उसके तरह करेंगे? वो 165 सब क्लोज 1 के थ्रू करेंगे उनकी नियुक्ति। ठीक है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्ता यानी योग्यता किसी व्यक्ति को
राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। वहीं अनुच्छेद 177 में मंत्रियों और राज्यों के महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने कार्यवाहियों में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 307, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था या कौन थी? तो देखो, वो थे आपके भारत के क्या, एमसी सेतलवाड़ थे आपके। कौन? एमसी सेतलवाड़। वर्तमान में कौन है आपके? कौन है? रमणीय जी हैं आपके। ठीक है, कौन है? रमणी। ठीक है, ये रहा आर वेंकट रमणी है आपके वर्तमान में। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पीवी नरसिंह भारत के पहले एक सेकंड, ये क्वेश्चन, हाँ, महान्यायवादी। बट वहीं पे पीवी नरहरि भारत के पहले नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक थे। यहाँ महान्यायवादी नहीं, सीएजी की बात कर रहे हैं, जो कि 148 आर्टिकल में आता है। महान्यायवादी किस में आता है? 76 में आता है। ठीक है, हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, कौन? हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। गणेश वासुदेव मालवंकर यानी कि एम वी मालवंकर भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने हैं आपके। ठीक है, ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता लग गए हैं। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है आपके किसके? चुनावों से संबंधित है, यानी निर्वाचन। ठीक है, यही ये कुछ भाग दे गए हैं कि भाग 2 आपका नागरिकता है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा दोबारा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 309 पर। ठीक है, 309 ये क्या बोलता है? संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये कौन सा था? ये 61वां संविधान संशोधन था। क्या? 61वां संविधान संशोधन कब होता है? 1988 में होता है। इसका मेन रूल क्या था? इसमें हुआ था भाई, वोट देने का जो राइट था आपका 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब मैं पूछता हूँ, इलेक्शन कमीशन कितने में आता है भाई? 324 से लेकर 329 ए तक जाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की आयु कर दी गई। 51वां संविधान संशोधन 1984 नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर देश में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण के लिए किया गया था, और इसके लिए अनुच्छेद 330 ए और अनुच्छेद 332 ए में संशोधन किया गया है। अब बताओ भैया, ये संशोधन जो होता है कौन से आर्टिकल की हेल्प से होता है जी? 368 की हेल्प से होता है। ठीक है, अभी आगे चल के क्वेश्चन आएगा तो आप वापस से और क्लियर करना। 71वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान की 8वीं सूची में संशोधन करते हुए कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है नमक। 1992 का, तो ना से क्या आ गया आपका? नेपाली। ठीक है, माँ से आपका क्या हो गया? मणिपुरी। ठीक है, का से क्या हो गया? कोंकणी। नमक 1992 का कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 310 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 310 ये बोलता है कि भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 संसदीय निकाय बना और इसे फिर से वर्ष डैश में एकल संसदीय निकाय बना दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो 1990 है। क्या? 1990। अब चुनाव आयोग 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार बहु संसदीय संस्था बना था, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ठीक है, वहीं पुनः 1990 में आयोग को एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुसार 1 अक्टूबर 1993 को चुनाव आयोग बहु सदस्यीय संस्था बना और जिसमें एक अध्यक्ष, 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया गया। पहले चुनाव आयुक्त कुमार सेन थे। कौन? ये इंपॉर्टेंट है जी। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है रहे हैं? वो आपके कुमार सेन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 311, भारत के चुनाव आयोग की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो उसका जो सही आंसर है वह 1950 में हमारा चुनाव आयोग बना था, यानी इलेक्शन कमीशन बना था। ठीक है, और यहाँ पे पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? वो आपके सुकुमार सेन रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वो राजीव कुमार है। चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। 25वें चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर जो आपके कौन है? राजीव कुमार रहे हैं। ठीक है, जो वर्तमान में है। चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई है।
भारत के संविधान का भाग 14 में चुनाव आयोग 324 से 329 ए तक निर्वाचित से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 324 में का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण चुनाव आयोग में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 312, ये क्या बोलता है भाई? डैश में प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो वो आपका क्या है? वो लोकतंत्र की बात में, लोकतंत्र के अंदर होता है कि भाई एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट, ये नारा लोकतंत्र के अंदर दिया जाता है। और भारत के कौन से अनुच्छेद में है? ये 326 के अंदर है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और अन्य विधानसभाओं के लिए एक निर्वाचित वयस्क मताधिकार पर होंगे। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक निर्वाचित वयस्क मताधिकार पर होंगे। 61वें संविधान संशोधन 1988 में मतदान के एक व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी? 18 वर्ष कर दी गई। कब? 1989 से प्रभावी हुआ था। मतलब कि देखो, ये लाया तो 1988 में था, पर प्रभावी कब हुआ था? 1989 से हुआ था। भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो आप बोलोगे रामा देवी। क्या कौन थी? वीएस रामा देवी। कौन से नंबर की थी ये? 9वें नंबर की थी। पहले नंबर पे कौन थे? वो सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन। वीएस रामा देवी भारत के चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी। भारत के मुख्य निर्वाचित आयुक्त को क्या सुकुमार सेन थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वो ज्ञानेंद्र कुमार हैं, 26वें हैं। कौन? ज्ञानेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 314, डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो वो क्या है? इंद्रजीत। कौन? इंद्रजीत कमेटी, गुप्ता कमेटी है जो आपके चुनाव आयोग के सुधार से संबंधित है। कब बनी थी? ये 1988 में बनी थी, ठीक है। चुनाव समिति का गठन 1988 में हुआ था, ठीक है। वहीं बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 315, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो आप बोलोगे भैया 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब? 25 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 316, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? तो भैया इसमें कौन सा कार्य आपका नहीं है? तो देखो, सबसे पहले डायरेक्ट चुनाव कराना, ये तो चुनाव कार्यों का मेन कार्य है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना, यानी कंट्रोल करना और उसको प्रोसेसिंग करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। क्या? चुनाव का निरीक्षण करना, हाँ भाई ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। बट ये स्थानीय चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का, सेंट्रल चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। क्या? केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्य ये नहीं है। इस स्थानीय चुनाव आयोग का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 317, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया जाना था? तो ये 1965 में इसको बंद किया जाना था। कब? 1965 में इसे बंद कर दिया जाना था। बट हर साल ये 10-10 साल का एक्सटेंशन देके इसे बंद नहीं करते। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषाई संबंध प्रावधान है। अनुच्छेद 343 सब क्लोज 1 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। अनुच्छेद 348 सब क्लोज और सब क्लोज ए में सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। क्वेश्चन नंबर 318, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा माना गया है? तो भैया वो है आपका 343। कौन है? 343, ठीक है। अनुच्छेद 321 में क्या है? अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी आ जाता है आपका। विस्तार की शक्तियां है कब कहां, ठीक है। 335 के अंदर क्या है? सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे हैं, ठीक है। ठीक है। वहीं 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग संसद समिति के बारे में बताया गया है। 350 सब क्लोज ए के अंदर क्या है? प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी। अनुच्छेद 350 बी क्या बोलता है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है? तो यह है आपका ए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी, ठीक है। कौन? इसका आंसर है ए। 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी है। वित्तीय आयोग के संबंध में 380, 381 के लेख है। वित्तीय आयोग किसमें है? अभी 380 और 381 के अंदर है,
ठीक है। वहीं वित्तीय आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। क्वेश्चन नंबर 320, क्वेश्चन नंबर 320 क्या बोलता है? भारत राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या? ये इंपॉर्टेंट है, नागालैंड की इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है नागालैंड की, ठीक है। इसके बाद 1 दिसंबर 1963 को 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्ष 1967 में नागालैंड विधानसभा ने भारतीय अंग्रेजी को नागालैंड की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 321 पे। भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो वो 350 बी है। क्या है? 350 बी, ठीक है। अब 350 ए क्या बोलता है भाई? 350 ए है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 322 के ऊपर। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष को में लागू किया था? तो ये है आपका 1965। कौन सा? 1965 में। संविधान के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 के विषय में धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन लागू हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 323 ये क्या बोलता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्यकारी कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी, ठीक है। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने पर सहमति जताई। क्वेश्चन नंबर 324, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो वो 345 के अंदर है कि राज्य कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे। 343 में हमने संघ की भाषा के बारे में बात कर रखा है। 344 में आधिकारिक भाषा पर संसद और आयोग समिति है। 345 राज्यों के अंदर कौन सी भाषा चलेगी और 346 राज्यों और संघ के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा या राजभाषा के विषय में कुछ प्रबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 325, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो वो है आपका उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड ने दे रखा है, ठीक है। उत्तराखंड राजभाषा अधिनियम 2009 के तहत संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश में संस्कृति को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा 2019 में मिला। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कब मिला? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 326, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है? तो भाई ये है आपका क्वेश्चन नंबर 323 ए है, वो प्रशासनिक कार्यक्रमों से संबंधित है, ठीक है। किससे? प्रशासनिक अधिकरणों से जो संबंधित है वो 323 ए है। अब अधिकरण भाग 14 सब क्लोज 1, 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, 323 बी अन्य विषयों के लिए अधिकरण और 307 संसद विधि द्वारा ऐसी प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगी जिसे अनुच्छेद 301, 302, 304 प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उचित समझे। वहीं 271 आर्टिकल बोलता है आपका संघ के प्रयोजन के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार, ठीक है। वहीं अब क्वेश्चन नंबर 327, राजभाषा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? तो वो है आपका सी, क्या? अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन व संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 328 क्या बोलता है आपका? यह है आपका कुछ इस प्रकार की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है भाई? भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 329 ये कैसे चलता है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके राष्ट्रपति करते हैं। अब पहले जो अध्यक्ष रहे हैं यूपीएससी के वो HK कृपलानी थे, ठीक है। 2025 में कौन है? मनोज सैनी है। पहली महिला कौन सी रही है जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे? वो राजमा
वो राजम मल्होत्रा रही हैं। कौन? राजम मल्होत्रा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या दोनों में जो भी पहले हो जाए वो होता है। क्वेश्चन नंबर 330। एन के सिंह भारत के डैश वित्तीय आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो वो कौन सा है? 15वें। पहले वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके केसी नियोगी। कौन? केसी नियोगी। अब क्रमांक अगर 15वें से मैं पीछे जाऊं तो 12वें के कौन थे? वो सी रंगराजन थे। 13वें वित्तीय आयोग के जो हेड रहे हैं वो आपके विजय केलकर रहे हैं। 14वें के कौन से रहे हैं? वाई वी रेड्डी। 16वें के अब चलेगा जो वो कौन सा है? अरविंद पनगड़िया। 15वें के कौन से रहे हैं? 15वें के आपके रहे हैं कौन? एन के सिंह। पहले के कौन से रहे हैं? पहले के वित्तीय आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं वो केसी नियोगी के रहे हैं। ठीक, केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 331। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 वित्तीय आयोग। वित्तीय आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्तीय आयोग के पहले अध्यक्ष कौन से रहे हैं भाई? वो केसी नियोगी रहे हैं 1950 के समय पे। क्वेश्चन नंबर 332। भारत सरकार ने डैश को मिलाकर अपनी प्रचालन अवधि के रूप में 15वें वित्तीय आयोग का गठन किया। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2020 से 2025। कौन कौन रहे हैं इसके अध्यक्ष? इसके रहे हैं कौन रहे हैं ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था ये। केंद्रीय विधानमंडल 2017 को 15वें वित्तीय आयोग की गठन को मंजूरी मिली है। 15वें वित्तीय आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा, जिसे वर्ष 2026 तक विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 15वें वित्तीय आयोग की जो सिफारिश है वो 31 मार्च 2026 के 6 साल की अवधि को कवर करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 333। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है? वो 280 के अंदर है। किसमें? 280 के अंदर है वित्तीय आयोग। 281 के अंदर क्या है? वित्तीय आयोग की कुछ सिफारिशें बोली गई हैं। 250 के अंदर यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची की किसी विषय के संबंध में कानून बनाने को संसद को शक्ति। सिंपल सी बात है, देखो 250 ही बोलता है कि अगर आपको मतलब लाइक कुछ इमरजेंसी चीज आ गई है तो जो राज्य सूची है यानी स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर संसद चाहे तो कानून बना सकती है इमरजेंसी के टाइम पे इस आर्टिकल का यूज करके। भारत इसके बाद अनुच्छेद 2260। भारत से बाहर के प्रदेशों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र किसमें है? 260 में। क्वेश्चन नंबर है 334। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम से संबंधित है? तो वो है 36वां संविधान संशोधन हुआ था, तब जाके सिक्किम हमारे भारत का एक पार्ट बना था। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था जी? 1975 में हुआ था। कब? सिक्किम में को 22वें राज्य के रूप में संविधान के प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 F में सिक्किम को लिए एक विशेष प्रावधान दिए गए। अब क्वेश्चन नंबर 335। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो यह है 7वें संशोधन। कौन सा? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 230, 231 में संशोधन करके उच्च राज्यों के क्षेत्र अधिकार को संघ राज्य क्षेत्र में बढ़ा दिया जाता है। अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना। 13वां संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड को विशेष रूप का राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 336। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है? निर्दिष्ट करने का मतलब है कि एक तरह से चलाता है। तो भारत में संशोधन करने वाला जो संविधान जो आर्टिकल है वो 368 है। कहां से लिया गया है जी? अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वितरण है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 337। ये कैसे चलता है भाई? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 की अधिनियमन को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 69। दिल्ली के अंदर जो विधानसभा बनी है वो 69वां अमेंडमेंट 1991 के बाद बनी है। ठीक है, तो दिल्ली का पूरा नाम दिल्ली नहीं है, एनसीटी दिल्ली है। ठीक है, कहीं तुम लोग गलती समझ गए हो।
भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया और इसे संघ राज्य क्षेत्र में श्रेणी कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा उसके प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद का प्रावधान भी किया गया। अब संशोधन आपका 79 1999 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है के लिए आरक्षण एंग्लो इंडियन सीट के मैनोनियन की व्यवस्था की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 338, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। द्वारा इसे बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तित किया गया तथा इसके प्रावधान जोड़े गए, इसलिए इसे लघु संविधान संशोधन भी बोला गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 339, संविधान 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा निम्नलिखित में से अनुच्छेद का कौन सा संबंधित है? तो वो 366 है। कौन? 366 है। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान है। 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना है। वहीं 213 में विधानमंडल के विश्वास शांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का ये अधिकार है। वहीं 123 के अंदर किसके पास है ये ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश पास करने का अधिकार? अपने प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 340, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंधित है? तो ये है आपका कौन सा? 100वां 100वां संविधान संशोधन 2015 में। और वहीं ठीक है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 98वां संविधान संशोधन 2012 में इस अधिनियम में भारतीय संविधान में 371 जे की शुरुआत की। इसे संशोधन कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान संबंधित है। 99 संविधान संशोधन 2014 में इस संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। अब 101 संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? वो आपका जीएसटी से रिलेटेड है। 2016 में जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। भारतीय संविधान में किए गए 101 संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऊपर ये भी हुआ है। किससे है जी? ये जीएसटी से है। किससे? जीएसटी से, वस्तु एवं सेवा कर। पहला देश कौन सा जिसमें जीएसटी आया था? वो आपका फ्रांस था। ठीक है। भारत के अंदर पहला राज्य जिसने जीएसटी लागू किया वो आपका असम है। अंतिम राज्य कौन है? वो आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है। भारतीय संविधान के 101 संविधान संशोधन अधिनियम में एक राष्ट्र एक कर प्रणाली की शुरुआत की। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। ठीक है। और जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन के लिए संसद में संविधान 122वां विधेयक 2014 में पेश किया गया था। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में अधिनियमित ये हो गया। अब 342वां क्वेश्चन, भारत में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है। जो लैंड रिफॉर्म होते हैं आपके, पहला संविधान संशोधन भूमि विधियों और संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की उद्देश्य है। इस संशोधन द्वारा संविधान के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 343, 103वां संविधान संशोधन 2019 में भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को किस अनुच्छेद से ये संबंधित है? तो ये ईडब्ल्यूएस था। कौन सा? 103 पे होता है, ईडब्ल्यू से रिलेटेड है ये आपका। ये अनुच्छेद 2015 और 16 को इसने इफेक्ट किया था। किससे संबंधित है 103वां संविधान संशोधन? वो है आपका ईडब्ल्यूएस से। ठीक है। 103 संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। अन्य अधिक आर्टिकल नंबर 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद क्या है? प्रतिषेध, यानी कि आप नहीं कर सकते। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का एक अधिकार है। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 16 क्या है? लोक नियोजनों के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 344, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी? तो वो था आपका 101 संविधान संशोधन 2016। कौन सा? 101 संविधान संशोधन 2016। इसके साथ जीएसटी परिषद की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 279A सब क्लोज 1 जीएसटी परिषद का गठन 101 संविधान संशोधन 2016 में किया गया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 101 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था।
अब क्वेश्चन नंबर 345, भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, 61वां है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, पहले बता चुका हूँ। 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 आर्टिकल 276 सब क्लोज बी में बदलाव किया। अब 346, क्वेश्चन नंबर 346 ये बोलता है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को नया राज्य का दर्जा दिया गया था? दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है, तो वो आपका था संशोधन नंबर 56, ठीक है। संशोधन नंबर कौन सा था? 56वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? दमन और दीव गोवा को दमन और दीव से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था और 25वें राज्य का दर्जा किया गया था, ठीक है। मतलब गोवा और दमन दीव ये दोनों अलग किया गया, मतलब गोवा से दमन दीव को अलग कर दिया और गोवा को हमारा 25वां राज्य घोषित कर दिया गया और दमन दीव क्या बन गए थे? वो हमारे यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश में रूप में बन गए थे, ठीक है। और अनुच्छेद 371 में के झा में गोवा को एक संबंध में विशेष अनुबंध उपबंध भी दिए गए। अब क्वेश्चन नंबर 347 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को से जोड़ने से संबंधित है? तो देखो ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था ये, ठीक है। और 69 संविधान संशोधन 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामांकित किया था। तो मैं बोलूं दिल्ली का नाम जब एनसीटी दिल्ली पड़ा था वो कौन सा संविधान संशोधन था? आप बोलोगे 69, ठीक है। मैं बोलूं 11वीं फंडामेंटल्स ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य कब जुड़े थे? तो आप बोलोगे भैया 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में हुआ था, ठीक है, उसमें जोड़े गए थे, ठीक है। भारतीय संविधान के 69 संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य प्रदान किया गया, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, ठीक है। 81वां संविधान संशोधन 2000 में इसे 16 सब क्लोज 4B शामिल किया गया, जिसके अनुसार किसी विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को अनुवर्ती वर्ष में भरने के लिए पृथक रखा जाएगा और उसे उस वर्ष की नियमित रिक्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा। संक्षेप में इसने बैकलॉग रिक्तियों के आरक्षण में 50% सीमा को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 348 देखते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा मौलिक कर्तव्य जुड़ा था? तो आप बोलोगे भैया ये था आपका निःशुल्क शिक्षा। क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और ये आगे चल के हमारा फंडामेंटल राइट भी बनता है जो 21 सब क्लोज ए में बनेगा कि 6 से स्टेट का ये दायित्व रहेगा कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन में कब हुआ था? 2002 में 21A जोड़ा गया और यह घोषणा करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कौन करेगा? स्टेट यानी यहाँ पे देश की बात चल रही है। इस संशोधन के तहत 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और यह कर्तव्य माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर को प्रदान करेंगे, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? वो देखो 368 है। कौन सा है? 368 आपका कहाँ से लिया गया है? ये अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका से लिया गया है। संविधानिक संशोधन भारतीय संविधान में आपात अनुबंधों उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो इमरजेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले आती है नेशनल इमरजेंसी 352, फिर स्टेट राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन वो आता है आपका 356 के अंदर। फिर आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो कब आती है? वित्तीय आपातकाल, वो आता है 360। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अब 352 में रीजन क्या है कि आप इमरजेंसी लगा सकते हो कि एक तो आपका बाहर युद्ध आ गया होगा, ठीक है, फिर किसी ने आक्रमण कर दिया होगा एवं सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो ये 3 रीजन है जिसके कारण आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। भारत या उसके किसी भी सदस्य की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, ठीक है। अब मैं मोटा मोटा अगर दोबारा बताऊं आप लोगों को तो 352 में आ गई नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। 356 में आ गया आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ठीक है। और 360 में आ गया आपका क्या आया? मैं बोलूंगा फाइनेंशियल इमरजेंसी FE। कहाँ से लिया गया है? ये आई है यूएसए से। 360 यूएसए से, बाकी 352 356, ठीक है, ये आपकी है कहाँ कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 360, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान दिया गया है कि सभी नागरिकों को सहकारी समितियां गठन करने का मौलिक अधिकार होगा? तो ये आपका था संविधान संशोधन 97,
कब हुआ था? 57वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था? इस संविधान संशोधन द्वारा नो बी तथा अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी अंत में स्थापित किया गया। ठीक है, इसमें क्या था 97वें संविधान संशोधन में? भाई नागरिक सहकारी समितियां क्या बन सकती है? बना सकते हैं। ठीक है, नागरिकों को सहकारी समितियां गठित कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सोसाइटीज। अब पढ़ते हैं 51वां संविधान संशोधन क्या बोलता है कि 51वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल संख्या के कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होगी? से 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मतलब जहां तक किसी को कोई डाउट है कि मंत्री परिषद में जो मंत्रियां जाएंगे कहा लोकसभा से, उनकी संख्या लोकसभा में उपस्थित होने वाले 15% लोगों से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा ना हो कि आपने 100% पूरे मंत्री परिषद में भेज दिए हो। क्वेश्चन नंबर 351, वर्ष डैश में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना सेकुलर शब्द जुड़ा गया। तो सबसे ज्यादा रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, 1976 में हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। कहां से लिए थे? ये फ्रांस से लिए थे। ठीक है, भारतीय संसद ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में मंजूरी दे दी, जो डैश की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का एक मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में जुड़ा था? 21A जोड़ा था। ठीक है, और 11वें नंबर की एक मौलिक कर्तव्य कहां जोड़ी? 51A में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। और कौन सा आर्टिकल था? वो था 21A। ठीक है, 21A। क्वेश्चन नंबर 353, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो वो थे आपके, कौन थे? आपका एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ठीक है और धर्मनिरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, यहाँ पे 2 ही है तो हम इन 2 पे क्लिक कर देंगे। कहां से लिए गए थे दोनों शब्द? ये लिए गए थे आपके, कहां से? ये फ्रांस से लिए थे। देखो धर्मनिरपेक्ष मैंने गलत बोल दिया, वो अखंडता था। ठीक है, यूनिट। ठीक है, पंथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कहां से लिए थे? ये फ्रांस से आए थे। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 354। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वो 33 होती है। अगर मुख्य न्यायाधीश को भी मैं ऐड कर दूं ठीक है, तो ये हो जाएंगी 34। ठीक है, कितनी होती है? 33 होती है। अब तत्कालीन विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 प्रस्तुत किया। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 1956 में संशोधन करता है। ठीक है, और अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 30 भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर निर्धारित की गई है। विधेयक में संख्या 30 से बढ़ाकर क्या कर दी गई? 33 कर दी गई। ठीक है, और अगर मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगी 34। ठीक है, यानी कि 33 प्लस 1। यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 355, संविधान संविधान के 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को क्या परिगणित किया गया है? तो वो है 10 है। ठीक है, और आगे चल के 2002 में, कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा, उसमें एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये 11 हो जाएंगी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वो 11 है। मौलिक कर्तव्यों का विचार सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भाग 4A को सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी समिति थी भाई? ये स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वाली। अब क्वेश्चन नंबर 356, संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो वो था आपका 21A। कौन सा है? 21A जोड़ा था। कौन सा? 21A। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 357, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2002। ठीक है, और वर्तमान में अनुच्छेद 51A में अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जिसमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। मतलब 10 तो ये थे, और जो 11 नंबर का था वो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 46वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था।
के माध्यम से संविधान संशोधन में ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 358, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन प्रक्रिया का निर्धारित है? तो यह भाग 20 के अंदर है। ठीक है, भाग 20 आर्टिकल बोल दो 368। ये कुछ भाग आ गए हैं, इन लोगों का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मैं टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। अब क्वेश्चन नंबर 359, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार डैश की वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने 6 से 14 साल के बच्चों को आप फ्री में शिक्षा पढ़ाओगे। ठीक है, 51 ए जोड़ा गया था, निःशुल्क शिक्षा वगैरह वगैरह, ये तो मैंने पढ़ा दिया। देखो चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आ गया संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भाग 4 ए ने नागरिकों के लिए 10 डैश एक नियम संग्रह पेश किया। तो क्या थे? वही मौलिक कर्तव्य थे। क्या मौलिक कर्तव्य थे आपके? और फंडामेंटल राइट्स जो आपके थे वो भाग 4 के अंदर है। सॉरी 4 के नहीं, भाग 3 के अंदर है। फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक आता है आर्टिकल। और भाग 4 ए के अंदर आपके आता है मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को इस भारतीय संविधान में जोड़ा गया? देखो 42वां संविधान संशोधन, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तो ये क्वेश्चन गया है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। 41वां संविधान संशोधन क्या बोलता है? 41वां संविधान संशोधन 1976 राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर क्या कर दी गई? 62 कर दी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो वो कौन सा था आपका? 69। कौन सा? 69। 1991 में होता है 69। ठीक है, और समिति कौन सी थी? उस समय के जो पीएम थे वो कौन थे? वो पीवी नरसिम्हा राव आपके पीएम थे। 1991 में ये संविधान संशोधन होता है। दिल्ली विधानसभा की स्थापना 69 संविधान संशोधन 1991 में की गई। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 363 अनुच्छेद 368 का डैश में वर्णित है। तो ये क्या है आपके? ये है आपके संविधान संशोधन से रिलेटेड है। क्या? संविधान संशोधन की शक्ति है। ये कहां से ली गई है? अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, कहां से? अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, भारत संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा के बारे में प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 364 किस देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को डैश के रूप में माना जाएगा? ठीक है, तो यह आपका संविधान संशोधन, क्या? संविधान संशोधन माना जाएगा उसे। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंदर है। रिपीट से बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 365 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है मौलिक, ये है आपका आधिकारिक भाषा का प्रयोग। क्या है? आधिकारिक भाषा का प्रयोग। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। संविधान के कई प्रावधानों में अनुच्छेद 368 के दायरे में बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत संशोधित किया जाता है। ठीक है, नए राज्यों का गठन, विद्यमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जातियों का प्रशासन। ठीक है, 6ठी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 368 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम माध्यम से अनुच्छेद 39 ए को भारत के संविधान में शामिल किया गया? ठीक है, 39 ए ये था आपका 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 39 ए अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया गया। 39 ए क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता। जो भी देखो अभी कोई भी एक दो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर केस कर देती है, इसके पास पैसे नहीं है तो क्या बोलती है जज साहब? क्या बोलता है कि क्या आपको सरकारी वकील की सहायता चाहिए निःशुल्क? तो वो आपका 39 ए था। ठीक है, इसके माध्यम से वो मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 367 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो वो है आपका 338। कौन सा? 338 है आपका। कौन सा? 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्षेत्र। ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है, और वहीं 65वां संविधान संशोधन 1990 में अनुच्छेद 338 में संविधान संशोधन किया गया तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना या अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जातियों और
अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किए गए सभी सुरक्षा उपायों की निगरानी के उद्देश्य से की गई। ठीक है। अनुच्छेद 350 क्या बोलता है? शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 368, भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू हुआ? देखो ये क्वेश्चन फालतू का था, एक्चुअली में कोई रीजन नहीं था, बट ये दे दिया तो हमें पढ़ना पड़ेगा। वो था आपका 18 जुलाई 2008 को। ठीक है। 18 जुलाई 2008 को भूटान के शाही सरकार द्वारा लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 369, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई वो की थी आपकी काका केलकर ने। काका केलकर आयोग ने किसने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की थी, इसने अध्यक्षता की थी। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1953 में राष्ट्रीय आदेश द्वारा काका केलकर की अध्यक्षता में की गई। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए नियुक्ति एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्या फुल फॉर्म बताओ यार, मैं भी भूल गया सच बताऊं तो। 102 संविधान संशोधन 2018 में अधिनियमित हुआ था। ये एनसीबीसी की क्या हुई थी? 102 संविधान संशोधन 2018 में लागू हो गया था। अब इसको आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा प्रदान है। 102 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दो नए अनुच्छेद 338 बी और 242 एक जोड़ा गया। यह संशोधन अनुच्छेद 366 में भी परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 370, भारत ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? तो वो था आपका 1969। कब? 1969। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी आपके मंडल साहब ने। ठीक है। पहली की तो भाई कर ली किसने? काका केलकर ने। दूसरे की करता है मंडल साहब करता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार भारत सरकार द्वारा 1969 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुई। इस आयोग की मंडल आयोग के रूप में भी जाना जाता है। बीपी मंडल के नेतृत्व में आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशों पर 1990 में लागू किया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 371, ये क्या बोलता है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखो भाई, संघ लोक सेवा आयोग जी हाँ है, राज्य लोक सेवा आयोग जी ये भी है, चुनाव आयोग ये भी है, बट नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है। नीति आयोग कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था। ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 352, भारत को अर्धसंघ अर्धसंघ के रूप में किसने वर्णित किया? तो वो थे आपके केसी व्हीलर ने किया था। केसी व्हीलर, ऑप्शन नंबर डी केसी व्हीलर। आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघवाद कहा। वहीं ग्रेनेड ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद, राष्ट्रीय अखंडता और एकता का आवश्यकता कहा। ठीक है। अब के एम मुंशी ने क्या बोला भाई प्रस्तावना को? ये इंपॉर्टेंट है। के एम मुंशी ने हमारी प्रस्तावना को बोला था क्या? राजनीतिक कुंडली। ठीक है। कहा क्योंकि इसमें देश में शासन की स्थापना की परिभाषित किया गया है। किसने किया है? के एम मुंशी ने इसको नाम दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 373, भारत का संविधान डैश एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली द्वारा प्रदान करता है। तो हमारा संविधान कौन सी प्रणाली देता है जी? एकल स्तरीय। कौन सा? एकल स्तरीय। ठीक है। कौन सी न्यायिक प्रणाली है, याद रखना। कहीं आप बोले भैया नहीं ये क्वेश्चन गलत, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे समझो न्यायिक, हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या है? सबसे पहले आपकी आती है सेशन कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। तो एक स्तरीय की होगी। बट हाँ, तो भारत के संविधान में एकल स्तरीय एकीकृत और न्यायिक प्रणाली है। ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। भारत के न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल है। ठीक है। ये एकल प्रणाली है हमारी। बट अगर मैं बताऊं आपको एक चीज को लेकर कि हमारा देश, उसके अंदर छोटे छोटे राज्य, इनके अंदर सरकार अलग होती है, सेंटर की सरकार अलग होती है। तो यह है बहुप्रणाली। ठीक है। बहुस्तरीय प्रणाली जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में चलती है। बट हमारे संविधान के अंदर अगर मैं बोलूं न्यायिक तंत्र के अंदर आपकी कौन सी प्रणाली चलती है? आपकी सिंगल एकल स्तरीय प्रणाली चलती है। सबसे छोटे होते हैं कौन से? आपके अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। अब चलता है 374 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 374 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? तो वो था आपका 1900, कब था ये था आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में किया था। किसने हेल्प की थी? राजा राम मोहन राय ने हेल्प की थी। वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। बाल विवाह निषेध निरोध अधिनियम 1929 ने लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय कर दी थी। ठीक है।
वहीं इस प्रायोजक क्या हरविलास शारदा के नाम पर भी इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसको लॉ के अंदर लाने वाले जो उस टाइम के एमपी थे वो हरविलास शारदा थे, तो इसलिए शारदा अधिनियम भी बोलते हैं। 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 375 ये क्या बोलता है? भारतीय संविधान का भाग, एक सेकंड, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे ये तो भैया है आपका परिकरणी, क्या परिकरण, ठीक है। आपातकाल का जो प्रबंध है ये भाग है। निर्वाचन आयोग आपका इसके अंदर है और संविधान संशोधन आपका भाग 20 इसके अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 376 वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे? तो भैया ये इंडोनेशिया के थे। किसके थे? इंडोनेशिया के थे सुकर्णो, ठीक है। ये हमारे पहले अतिथि थे जब हमारे पहले बार हमने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया था, ठीक है। पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति क्या प्रबोवो सुबियांटो ये आए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 377 2016 के संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो वो 101 संविधान संशोधन था, ठीक है, आपका 101। संविधान के अनुच्छेद 269 सब क्लोज 1 के सब क्लोज 1 के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन 101वें संविधान संशोधन 2016 में लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीपीडीसी की स्थापना की? तो वो थी आपकी वित्तीय मंत्रालय। कौन था भैया? आपका वित्तीय मंत्रालय ने किए थे, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी की स्थापना 2008 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 379 ये क्या बोलता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी द्वारा परिषद का करने का अधिकार देता है, गठन करने का जो अधिकार देता है वो 270A है। कौन? 270A, ठीक है। अनुच्छेद 270 भाग 12 वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद इज इक्वल टू बचत। अनुच्छेद 280 वित्तीय संशोधन वित्तीय आयोग की स्थापना 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 380 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है आपका अनुच्छेद 338। कौन सा? 338। अब 335 क्या बोलता है भाई? 335 बोलता है कि सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 बोलता है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक अनुदान संबंध में विशेष प्रावधान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 381 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? तो भारतीय संविधान की एक मुख्य जो विशेषता है वो एक दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है हमारा, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा और क्या है? लिखित संविधान है। कौन सा? भारतीय संविधान। अब संविधान की कुछ और भी विशेषताएं, जी हाँ, संसदीय प्रणाली है जो हमने इंग्लैंड से ली है, डीपीएसपी है हमारे, ठीक है। फिर न्यायिक स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों के लंबा है और एक अति व्यापक विस्तृत दस्तावेज है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 382 ये क्या बोलता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर नियंत्रित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो देखो ये तो सबको पता है, कितनी होती है? 24 तिल्लियां होती हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 383 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? तो देखो नागरिकता, जी ये तो सही है, ठीक है। डीपीएसपी भाग 4 के अंदर है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A के अंदर है, बट केंद्र शासित प्रदेश डी ये गलत है, ठीक है। डी वाला भाग गलत है। भारतीय संविधान का भाग 11 पंचायत से संबंधित है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर और भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े प्रावधान है। अब क्वेश्चन नंबर 384 पढ़ते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? तो वो तो आप देखो जो हेड थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जो योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो
जवाहरलाल नेहरू थे। अब योजना आयोग का नाम क्या बन चुका है? नीति आयोग। अब इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? वो हमारे पीएम मोदी थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में गठन हुआ था। ठीक है, इसका नाम बदल दिया था एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 385, लोकतंत्र की जरूरत विशेषता डैश को प्रमुखता देनी है। तो लोकतंत्र सबसे ज्यादा किसको प्रमुखता देगा जी? अपने नागरिकों को देना है इसे। ठीक है, किसको? नागरिकों को। लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन ने की ये स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए है, जनता के द्वार है और जनता के लिए ही शासन है। क्वेश्चन नंबर 386, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो वो 256 है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है 256 में। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब 263 क्या बोलता है संविधान? अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन एक ऐसी स्थिति है जिसमें राज्य सरकार को निलंबित कर सकती है। ठीक है, और राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी केंद्र में युक्त के रूप में कार्य करता है। मतलब सिंपल सी बात है, 356 अगर अप्लाई हो गया तो उस राज्य की राज्य सरकार एकदम इनवैलिड हो जाएगी और सारा कंट्रोल उस राज्य का किसके पास चला जाएगा? राज्यपाल के पास चला जाएगा। ठीक है, अब 387 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में हुआ था। कब? 2005 में हुआ था। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लिंग भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए अनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 388, संविधान के लिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र है? राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विशेष पर कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है। तो यह आपका कौन सा अनुच्छेद नंबर, एक सेकेंड, 246। ठीक है, कौन सा? 246। अब 123 क्या बोलता है भाई? इसके अंदर आता है ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति को यह संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार दिया गया है जब संसद दोनों सदनों सत्र में नहीं होती। ठीक है, अब भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक का आपातकाल से संबंधित है। और अब इस क्लास का क्वेश्चन नंबर लास्ट 389, मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? 2020-21। ठीक है, आप बोलोगे 2020-21। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 17 क्या बोलता है भाई? इसके अंदर अस्पृश्यता का अंदर अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में कुछ संरक्षण है। 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। 30 शिक्षा संशोधन की स्थापना और शासन और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। और 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखो यहाँ पर मैंने पॉलिटी आपको इस किताब की खत्म करा दी है। नेक्स्ट क्लास में मैं नया चैप्टर उठाऊंगा तो आपको वो पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी है? आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कैसे भी आपके मत हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन पर जरूर गौर करूंगा। थैंक यू सो मच।